अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, अब ये हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 20 आ गया है और आपको पता है हम बायोलॉजिकल जो बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और इससे जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स थे उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला, जितनी डिटेल आपको इस लेवल तक रिक्वायर होती है वो मैंने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर सारी एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो अगर आप लोग वहां से पढ़ना चाहते हो तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो हमारा पार्ट सेकंड है बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल का, वो है प्रोटीन्स। ठीक है, और एज आई प्रॉमिस कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की, अब हम प्रोटीन्स करेंगे और कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम लिपिड्स, टाइप्स ऑफ लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए एंड आरएनए, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे क्योंकि ये सब के सब क्या है, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो चलो बच्चों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन्स के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे और हम स्ट्रक्चरल हायरार्की देखेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। हायरार्की का मतलब होता है कि एक किस्म की क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट। ठीक है, और टॉप से बॉटम तक। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट आर प्रोटीन्स। इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये इस लेवल तक बच्चों को पता ही होता है। ठीक है, लेकिन जस्ट मैंने फॉर द फॉर्मेलिटी ये एक स्लाइड डाल दी थी कि कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं यार इन्होंने तो एकदम से स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं बता दूं कि प्रोटीन क्या है बच्चों। दे आर द पोलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड के पोलीमर्स होते हैं बेसिकली प्रोटीन। मतलब प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से। ठीक है, और दे मेकअप अराउंड 50% ऑफ सेलुलर ड्राइवेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर के प्रेस्पेक्टिव से, कि 50% जो हमारा सेलुलर सेल का जो वेट है, ड्राई वेट है, अगर हम एक सेल के अंदर से सारा वाटर निकाल दें और उसका जो ड्राई वेट है उसको करें तो 50% वो क्या है, आपको प्रोटीन्स की बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो एंड दे आर द असेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। और जो आपको प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल बॉडी में बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। ठीक है, फिर हमारे ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स हैं, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, ये भी एक प्रोटीन है। हमारे मसल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, हमारी स्किन, हेयर, नेल्स, कोलेजन, ये तो बच्चों आजकल की जितनी फीमेल्स हैं सबको पता है कॉलेजन के जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली कॉलेजन क्या है, इट्स अ प्रोटीन। ठीक है, हमारे पास फिर केराटिन प्रोटीन है। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, केजीन होता है, ये भी एक प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स थी आपको बताने के लिए कि इंट्रोडक्शन आपको समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अमाइनो एसिड्स का भी देख लेते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब थोड़े वीक हैं, तो चाहते हैं कि यार समझ आ जाए कि अमाइनो एसिड क्या है। ठीक है, तो अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें बच्चों, तो ईच अमाइनो एसिड क्या है, हैज अ सेंट्रल कार्बन। ठीक है, थोड़ी सी केमिस्ट्री है लेकिन परेशान ना होना। ठीक है, अमाइनो एसिड क्या होता है कि ये एक कार्बन एटम होता है। ठीक है, हर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। एक सिंगल आपको कार्बन एटम मिलेगा जिसे हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। और बच्चों इसे अल्फा कार्बन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ जो ग्रुप्स लगे होते हैं ना, ये देखो, एक ये ग्रुप 1, एक 2, एक 3 और एक 4। ठीक है, ये चारों ग्रुप चारों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो जब भी केमिस्ट्री के अंदर ऐसा कार्बन जिसकी चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, अगर कोई से भी दो ग्रुप सेम हो जाएंगे तो फिर वो अल्फा कार्बन नहीं रहता। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, इसलिए हम अमाइनो एसिड का जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन भी बोलते हैं क्योंकि उसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप होते हैं अमाइनो एसिड के अंदर, आपको एक अमाइनो ग्रुप मिलेगा बच्चों, NH2, दो हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन। दूसरी तरफ आपको बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा और एक तरफ आपको ये हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, और इस तरफ ये R साइड चेन होती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं टोटल हमारी बॉडी के अंदर, कुछ 20 तो मैक्सिमम रिपोर्टेड है, लेकिन कुछ केसेस में 22 भी रिपोर्टेड है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो उसमें आपको अमाइनो ग्रुप भी नजर आएगा हमेशा। हर अमाइनो एसिड के अंदर आपको तीन चीजें कॉमन नजर आएंगी। एक अमाइनो ग्रुप आपको सब अमाइनो एसिड्स में मिलेगा, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो डिफरेंस आता है ना इन 20 अमाइनो एसिड्स या 22 अमाइनो एसिड्स के, वो बच्चों आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। ये जो आर है ना, साइड चेन, ये हर अमाइनो एसिड की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये भी मैं आगे बताऊंगी, या मैंने वहां पे एक पिक्चर भी पोस्ट की ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से साइड चेन के डिफरेंस की वजह से हमारे पास 22 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स आते हैं। फिर बच्चों अमाइनो एसिड्स में एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, एक होते हैं असेंशियल और एक होते हैं नॉन
असेंशियल अमाइनो एसिड्स बच्चों, जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, द बॉडी कांट मेक। अब क्योंकि हमारी बॉडी ये खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हमें डाइट में चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइसिन, ल्यूसीन एंड वेलिन, ठीक है। ये हमें फूड के थ्रू रिक्वायर होते हैं, इसलिए हम इनको असेंशियल कहते हैं। असेंशियल क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना पाती ना, तो हमें बाहर से डाइट के थ्रू इन्हें लेना चाहिए। जैसे लाइसिन हो गया, लाइसिन आपको पता है सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स क्या है लाइसिन का? एग्स, ठीक है। जो हम अंडे खाते हैं बॉइल्ड एग या ऑमलेट की फॉर्म में, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होता है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, इसलिए हमें डाइट में वो रिक्वायर नहीं होते, इसलिए हम उनको नॉन एसेंशियल बोलते हैं, क्योंकि वो हमें डाइट के थ्रू रिक्वायर नहीं होते। अगर हम नहीं भी उन्हें कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेगी। देख लो बच्चों, ये आगे वो 20 अमाइनो एसिड्स मैंने आपको कहा था, ये देखो गौर से देखो इन सब की तरफ। ये नॉन पोलर, ये ग्रुपिंग हुई हुई है बच्चों, ये देखो, ये नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है। और ये नॉन पोलर एरोमेटिक है। एरोमेटिक कौन से होते हैं बच्चों? जिनका अरोमा होता है, इनकी एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल होती है इन अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। इसलिए हम इनको एरोमेटिक, इनके साथ एरोमेटिक आर ग्रुप्स चले होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सब की तरफ देखो, आपको बच्चों ये देखो अमाइनो ग्रुप ना, आपको सब अमाइनो एसिड्स के अंदर नजर आ रहा है, सारों के अंदर एक दफा गौर से देखो। ये बड़ा अच्छा बच्चों पिक्चर, इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अगर आप लोग इसको मेमोराइज करना चाहते हो, ठीक है। आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी देखो सब अमाइनो एसिड में, डिफरेंस कहाँ आता है बच्चों? इस आर चेन पर। अब ये देखो ग्लाइसिन है, इसकी आर चेन क्या है? सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम। और याद रखना बच्चों, ग्लाइसिन एक ओनली अमाइनो एसिड है जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होती, सिर्फ ग्लाइसिन के अंदर। बाकी जितने 19 अमाइनो एसिड्स हैं उन सब के अंदर क्या होती है? अल्फा कार्बन। लेकिन ग्लाइसिन के अंदर अल्फा कार्बन नहीं होती, क्यों? क्योंकि बच्चों ये देखो, ये जो ग्लाइसिन का कार्बन है इसके साथ दोनों तरफ सेम ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। और मैंने पीछे बताया था कि अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अगर ये पेपर में एमसीक्यूज आए तो आपको याद रखना है कि ग्लाइसिन एक ओनली अमाइनो एसिड है। क्या है? ओनली अमाइनो एसिड, ठीक है, जिसके अंदर अल्फा कार्बन नहीं होता। बाकी सब अमाइनो एसिड्स में अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। तो ये देखो वेलिन के अंदर आपको इस तरह ग्रुप नजर आएगा। लाइसिन में देखो ये आर चेन कितनी लॉन्ग है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। तो बेसिस आर चेन की बेसिस पर डिफरेंट होने की वजह से जो है ना वो हमारे पास ये सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ रिमेंबर का पॉइंट भी लिख दिया है। अच्छा, अब आ जाता है बच्चों के अमाइनो एसिड जो हैं वो किस तरह से प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या है बच्चों कि पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड टुगेदर वाया पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। बच्चों जैसे आपको याद है कि मैंने अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, तो उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने पढ़ा था ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ता है, बॉन्ड बनाता है कार्बोहाइड्रेट एक मोनोमर के और दूसरे मोनोमर के दौरान। एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड में किस तरह बॉन्डेड बॉन्ड बनाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में। लेकिन प्रोटीन्स के केस में जो बॉन्डिंग है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? ये देखो, ये मैंने चीजें जो लिखी हुई है ये आपके लिए एज अ नोट्स है, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से लिख सकते हो अपने कॉपी के ऊपर या वट एवर जिस पर आप नोट डाउन करो। मेरा काम आपको पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर मैं ये चीजें रीड नहीं करती तो आप खुद भी रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैं इसी को ही नीचे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये देखो बच्चों, ये एक अमाइनो एसिड है। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। ये देखो, एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अमाइनो एसिड के अंदर, उसको खोल के दिखाया हुआ है ऐसे ओपन करके। एक कार्बन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इस तरफ ओ और एच है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एक अमाइनो एसिड नंबर 1 का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो एसिड नंबर 2 का अमाइनो ग्रुप, ये NH2, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला, ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल और इसका एक हाइड्रोजन, ये मिलकर क्या बना देंगे? वाटर, ठीक है। ये वाटर बन के निकल जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये देखो ये NH को गौर से देखोगे बच्चों, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और ये कोवेलेंट इन नेचर होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये भी एक एमसीक्यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी क्या नेचर है। तो क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो, ठीक है। कहीं आयनिक या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ना टिक कर आना, ये पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट इन नेचर होता है, ठीक है। तो समझ आई? यहाँ पर देखो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये देखो नीचे वाले में देखो मैंने दोनों तरह से
पिच डायग्राम लगा दी थी ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए। देखो, इसका हाइड्रोक्सिल, इसका हाइड्रोजन, ये निकल गया वाटर बनकर। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, -H2O, मतलब कंडेंसेशन हुई। ठीक है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, कि एक नया बॉन्ड भी बन रहा है और डिहाइड्रेशन भी हो रही है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। ठीक है, और ये देखो, ये एक डाइपेप्टाइड बन गई, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो समझ आ गई कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, वो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और आपस में वो दोनों जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं। और इसी तरह जब हमने अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना होता है, तो हम उसे दोबारा वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। ये देख रहे हो, हाइड्रोलिसिस। अब ये रिएक्शन रिवर्स की तरफ जा रहा है, ये देख रहे हो ना, रिवर्स की तरफ। तो इसी तरह जब हमने प्रोटीन की चेन्स को तोड़ना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना होता है, तो हम उसे वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल इसी तरह जाता है, हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल के पास वापस चला जाता है, हाइड्रोजन अमोनिया के पास चला जाता है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाती है बच्चों मेन चीज, कि प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर होती है। ठीक है, जो हम कहते हैं जी ये प्राइमरी प्रोटीन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये क्वाटनरी है, ये सुप्रामोलिकुलर प्रोटीन है, तो ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन है। याद है बच्चों, जो मेरी लेक्चर सीरीज बायोलॉजी की शुरू से देख रहे हैं, मैं उनको हमेशा एक बात बताती हूँ कि बच्चों जब भी कोई क्लासिफिकेशन होती है ना, हम चीजों को डिवाइड करके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो बच्चों उसकी ना कोई बेसिस होती है। बेसिस मतलब कि कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी बेस पर उसको क्लासिफाई किया होता है। या तो हम उसको स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि जीन का स्ट्रक्चर डिफरेंस है, या तो हम उसे फंक्शन की बेस पे क्लासिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, या हम उसे लोकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं कि ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, कहाँ नहीं। तो हमेशा याद रखो, क्लासिफिकेशन या का एक बेसिस होता है, एक रीजन होता है। ठीक है, तो ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स की, कि हम कहते हैं जी ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये किस बेसिस पे होता है, ऑन द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो प्रोटीन है, उसके अंदर कितने लेवल की फोल्डिंग हुई हुई है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से बच्चों ध्यान से लेक्चर सुनना, जो पीछे वाली चीजें थी वो सारी बेसिक थी, आपको पहले से भी पता थी, सिर्फ रिवीजन कराना मकसद था, और उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना था जिनको उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अब यहाँ से ये वीडियो जो है वो सब बच्चों के लिए। अगर आपको इसमें कोई पार्ट ऐसा लगता है कि यार ये जो है ना वो सिलेबस में नहीं है और ये मैडम एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं, तो बच्चों एक चीज मैं बताती चलूं, कि मैं जो लेक्चर बनाती हूँ ना, मैं कॉम्प्रिहेंसिव बनाती हूँ, कि ताकि अगर कोई ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी देख रहा है, तो उसकी भी काफी हद तक चीजें कंप्लीट हो जाएं। अगर आप लोग बेसिक लेवल से हो, लाइक 9th 10th के स्टूडेंट्स हो, या फर्स्ट ईयर के हो, या ओ लेवल्स के हो, और आपको एक्स्ट्रा लगता है, तो आप थोड़ा सा पार्ट स्किप करके आगे से देख सकते हो। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाना होता है ताकि मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं। लेकिन ये नहीं कि घबरा जाओ कि यार ये तो मैडम बहुत एडवांस लेवल का पढ़ा रही हैं, तो हमें सुनने का फायदा नहीं। मैं इसमें बेसिक भी डालती हूँ और थोड़ा सा एडवांस भी डालती हूँ, ताकि सब बच्चे इससे जो है ना वो एडवांटेज ले सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेन्स, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अमाइनो एसिड चेन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। ये कंफ्यूज ना हो जाना, बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ये, क्योंकि ना बायोलॉजी थोड़ी है ही ऐसी कि ये ना आपको मल्टीपल टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ती है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। अमाइनो एसिड चेन बोलूं या पॉलीपेप्टाइड बोलूं, एक ही बात है। पेप्टाइड का क्या मतलब होता है, प्रोटीन का छोटा पार्ट। तो पोली मतलब मल्टीपल, पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अमाइनो एसिड चेन बोलूं या पॉलीपेप्टाइड बोलूं, एक ही बात है। तो बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, कि सिर्फ अमाइनो एसिड की सिंपल सी आपको ऐसे एक चेन नजर आएगी। ये देखो, ये कितने अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ये शॉर्ट फॉर्म में उनके नाम लिखे हुए, सिस्टीन, वेलिन, सीरीन। आपको ऐसे ना अमाइनो एसिड की एक छोटी सी बस चेन नजर आएगी, लीनियर सीक्वेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें मल्टीपल 100 से लेकर थाउजेंड्स तक अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में बॉन्डेड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लीनियर सीक्वेंस। जस्ट इसमें आपको कोई फोल्डिंग, किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आपको नजर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको अमाइनो एसिड की एक सिंपल सी चेन नजर आएगी, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू वो सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से लिंक होंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ आ गया। अच्छा, उससे आगे नेक्स्ट लेवल की जो बॉन्डिंग है वो है बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, द चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फोल्ड। अब फोल्डिंग शुरू हो गई है यहाँ से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बच्चों फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। अभी इससे पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसमें कोई फोल्डिंग नहीं थी, सिंपल सिर्फ एक अमाइनो एसिड की चेन थी जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से
बॉन्डेड थी, ठीक है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर से क्या शुरू हो रही है, फोल्डिंग, और किसके थ्रू हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। और क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन इज अ थ्री डायमेंशनल फॉर्म ऑफ लोकल प्रोटीन सेगमेंट एंड इट इज जेनरेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस पॉइंट को बच्चों गौर से सुनना है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप्स इन द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, आपस में चेन्स के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना और अमाइनो ग्रुप है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, ये वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। कैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, आपको पता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो अपने नियर बाय हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होता है कि ऐसे हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक हमारे पास आती है अल्फा हेलिसेस, एक हमारे पास आती है बीटा शीट्स, ठीक है। अल्फा हेलिसेस आपको ना ऐसे, ये देखो, ये देख रहे हो, ये नीचे, ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। ऐसे कॉइल, ऐसे कॉइल टाइप बनी होती है अल्फा हेलिक्स, इसको हम कॉर्क स्क्रू शेप भी कहते हैं। और बीटा शीट्स क्या होती हैं, लूजर स्ट्रेटर शेप, आपको ऐसे ना बस ऐसे यूं शीट्स की तरह नजर आएगा, ऐसे शीट्स होती हैं, ठीक है, ऐसे करके शीट्स, ये देखो यहाँ नीचे बनी हुई भी हैं ये बीटा शीट्स, ठीक है ना। तो इनके दरमियान ये देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जो है ना वो बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के अगर आपस में जो चेन है वो अपने ओन के अंदर, अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है, तो वो क्या बनाती है, अल्फा हेलिक्स। और अगर दो डिफरेंट चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही हैं तो वो क्या बनाती हैं, बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स होती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, या आपको अल्फा हेलिसेस की फॉर्म में मिलेगा जो कि अपने एक प्रोटीन अपने अंदर ही फोल्ड हुई हुई, या आपको बीटा शीट्स मिलेंगी जो एक ये अलग से चेन है, चेन नंबर 1, ठीक है, और ये दूसरी कौन सी है, चेन नंबर 2, ठीक है। ये दो चेन्स हैं और आपस में ये क्या कर रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे मैंने नीचे आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जब दो चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगी तो वो क्या बनाएंगी, बीटा शीट्स। और जब एक चेन अपने इर्द ही फोल्ड हो जाएगी और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगी आपस में, तो वो क्या बनाएगी, अल्फा हेलिसेस। तो अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स क्या है, दे आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इसमें सिर्फ कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड तो सबके अंदर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी है, लेकिन इसमें न्यू बॉन्डिंग क्या आ गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है। जो चेन्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं और एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाती है। वो दो तरह से नजर आएंगी, या अल्फा हेलिसिस की शक्ल में नजर आएंगी या बीटा शीट्स की शक्ल में। फिर हमारे पास बच्चों जो थर्ड लेवल ऑफ फोल्डिंग आता है वो आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें फोल्डिंग और एडवांस हो गई है। पहले हमारे पास क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, सिर्फ क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर आया, उसके अंदर क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमारे पास जो तीसरा लेवल है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थे ना, अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स, वो अब और ज्यादा फोल्डिंग की तरफ चली जाती हैं। अब उसके अंदर नए तरह के बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो उसको मजीद और ज्यादा फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट इज द geometric shape of the protein and it is determined by the interactions या bonding of the amino acid side chains। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, R group in the protein। देखो बच्चों, इससे पहले जितनी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने फोल्डिंग बॉन्डिंग देखी, वो क्या था, देखो, ऐसे एक चेन थी और ऐसे एक चेन थी, ठीक है, आपस में क्या कर रहे थे, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी, ठीक है। मतलब जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसकी जो बैकबोन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हुई थी ऊपर वाले अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन से, ठीक है। इसमें कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व थे, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। लेकिन बता, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसमें अब आर ग्रुप भी इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब जो साइड चेन के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अब आपस में बॉन्डिंग करना शुरू करते हैं। ये देखो इस डायग्राम के अंदर, ये देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान है, हाइड्रोक्सिल और नीचे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
ठीक है, आपस में सिर्फ बैकबोन की जो एलिमेंट्स हैं कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप है सिर्फ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। लेकिन जब साइड चेन्स के मॉलिक्यूल जो आर चेन है उसके जब आपस में बॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। और इसमें 4 टाइप की बॉन्डिंग्स होती हैं बच्चों। द 4 मेन फोर्सेस और बॉन्ड्स दैट मेंटेन अ प्रोटीन प्रिसाइज 3D शेप इन टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर। सबसे पहले कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि हम अभी पीछे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देख सके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप के दरमियान। जो 3 नई चीजें आती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर वो आता है बच्चों, आपको आयनिक बॉन्ड्स नजर आएंगे, आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस नजर आएंगी और आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नजर आएंगे। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक्ट करते हैं एंड दे आर ऑल क्रूशियल फॉर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये, डाइसल्फाइड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कैसे होती है और डाइसल्फाइड लिंकेज कैसे बनता है और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है अमीनो एसिड्स के दरमियान, तो जो हमें टर्शरी स्ट्रक्चर देता है। तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं बच्चों। आयनिक बॉन्ड को ना हम सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, अगर कभी कहे कि जी अमाइनो ग्रुप के अंदर जो है वो सॉल्ट ब्रिजेस हैं तो कंफ्यूज ना होना, सॉल्ट ब्रिजेस का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो बच्चों ये कब बनते हैं, दे आर फॉर्म बिटवीन अमाइनो एसिड्स विद ऑपोजिट चार्ज ऑन देयर साइड चेन। ठीक है, कैसे, अगर एक अमाइनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये, और जो दूसरी तरफ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे हमारे पास लाइसीन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। तो जब भी एक पॉजिटिव अमाइनो एसिड, ये हमारे पास देख लो ये लाइसीन है, ये हमारे पास पॉजिटिव अमाइनो एसिड, यहाँ इसके ऊपर NH3 होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल पीएच जब आती है ना बच्चों, pH 7 पे, तो ये हमारे पास ऐसी शक्ल में आता है। ठीक है, अभी तो ये NH2 बना हुआ ना, लेकिन जब हम pH 7 पे, जो हमारी बॉडी की पीएच है, उस पर जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे दिखता है आपको, NH3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक, अभी तो मैंने ड्रॉ ऐसे किया हुआ है ना, ठीक है, ऐसे करके ना आपको बच्चों, सॉरी ये मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ आपको ताकि सही से समझ आए कि ये C डबल बॉन्ड O ऐसे नेगेटिव। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लाइसीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है pH 7 पे, जो हमारी बॉडी की पीएच होती है। तो जब इस तरह के दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, आपस में आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये देखो, ये हमारे पास, ये मैंने ड्रॉ देखो डायग्राम की तरह, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड है जहां पर लाइसीन का अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब इसकी ये जो पूरी साइड चेन है, ये देखो कितनी लंबी साइड चेन है, ये वाली, ये किसकी है, लाइसीन की। और ये वाली साइड चेन किसकी है, एस्पार्टिक एसिड की। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज बन गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अमाइनो एसिड के दरमियान। तो ये एक नई इंटरेक्शन है जो आपको सिर्फ टर्शियरी स्ट्रक्चर में मिलेगी, और ये किसके दरमियान हो रही है, साइड चेन के ग्रुप्स के दरमियान। अब पॉलीपेप्टाइड बैकबोन की बात नहीं हो रही, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी किसके दरमियान, कार्बोक्सिलिक और अमाइनो के दरमियान, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी ना, वो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन में होती, लेकिन अब साइड चेन्स भी आपस में बॉन्डिंग कर रही हैं। ठीक है, और जिसकी क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास लाइसीन और एस्पार्टिक एसिड की होती है बच्चों। ये देखो, ये देखो, ये एक अमाइनो एसिड की अल्फा हेलिक्स दिखाई दी है। ठीक है, ये उसका साइड चेन है, ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैंने कहा था ना pH 7 पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ये डी और के से परेशान ना होना बच्चों, एस्पार्टिक एसिड को जो कोड होता है ना, उसका कोड होता है डी। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स के कोड होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जब हमने जहां पर डी लिखा होगा इसका मतलब है कि हम एस्पार्टिक एसिड की बात करें, और लाइसीन के लिए के होता है। ठीक है, तो ये परेशान ना हो जाना। तो डी का मतलब है स्पार्टिक एसिड, के का मतलब है लाइसीन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मैंने ब्रैकेट में भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो थर्ड लेवल की इंटरेक्शन होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली, हमने आयनिक बॉन्ड्स देख लिए कि कैसे बनते हैं। अब जो तीसरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, के जो आर ग्रुप्स हैं, जो साइड चेन्स हैं, वो अब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कैसे करी हैं। तो बच्चों ये कब होता है, मैंने पीछे आपको बताया कि जो आयनिक बॉन्डिंग है वो किसके दरमियान हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव अमाइनो एसिड्स के दरमियान। जो पॉजिटिव और नेगेटिव अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन बच्चों जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है ये होती है बिटवीन नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आर ग्रुप्स।
वो अमाइनो एसिड्स जो नॉन पोलर हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, मतलब वाटर फेयरिंग है। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं? जो वाटर को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, व्हेन चेन्स क्लस्टर टुगेदर दे फॉर्म अ हाइड्रोफोबिक कोर इन द प्रोटीन्स इंटीरियर, ठीक है, driven by hydrophobic effect and push water outside, allowing polar and charged groups to interact with the aqueous environment। क्या मतलब? ये देखो बच्चों, इस डायग्राम की तरफ देखो। अब ये आपको एक आइसोलेटेड प्रोटीन नजर आ रही है, देख रहे हो? ये ए में आपको आइसोलेटेड प्रोटीन नजर आ रही है, आपको इसके ये ब्लू कलर के वाटर मॉलिक्यूल्स भी नजर आ रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर के है, ये कौन से अमाइनो एसिड शो किए हैं इन्होंने? हाइड्रोफिलिक। और जो रेड है, ये कौन से हैं? हाइड्रोफोबिक। तो जब भी कोई ऐसे प्रोटीन पानी के अंदर आएगी तो क्या होगा बच्चों? जितने भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे ना, हाइड्रोफोबिक रेड कलर के, ये हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं? हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं? जो वाटर को हेट करते हैं, मतलब उनको वाटर पसंद नहीं होता, वो वाटर को दूर दूर फेंकते हैं। और हाइड्रोफिलिक कौन से होते हैं बच्चों? वाटर लविंग। ठीक है। और वाटर लविंग वो तभी होंगे ना जब वो चार्ज होंगे, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो जितने पॉजिटिव नेगेटिव अमाइनो एसिड्स होते हैं, चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो सब हाइड्रोफिलिक होते हैं। इनको वाटर के अराउंड रहना अच्छा लगता है। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। तो जितने भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ना प्रोटीन के चेन के अंदर बच्चों, वो सारे ना आपस में ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। और जितने हाइड्रोफिलिक होते हैं उनको बाहर की तरफ कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। ताकि ये देखो, ये जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, अब ये ग्रीन वाले हाइड्रोफिलिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जितने ये अंदर हैं ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इन्होंने क्या बना दिए? हाइड्रोफोबिक कोर। एक कोर सी बना दी, ऐसे ग्रुप सा ये टुगेदर हो जाते हैं, ठीक है। तो ताकि जो है ना, और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? वेलिन है, ये एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, आइसोल्यूसिन है, फिनाइलएलनिन है। तो जब भी आपको ये प्रोटीन चेन के अंदर नजर आएंगे तो ये ग्रुप की फॉर्म में आपको नजर आएंगे, और ये वाटर को बाहर कर देते हैं, ताकि जितने हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट हो और ये पानी से बचे रहें, ठीक है। और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन एक 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर फोल्ड हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि नेचर का कितना ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल तरीका है प्रोटीन को फोल्ड करने का। कि पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड जुड़ते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, फिर जब टर्शियरी स्ट्रक्चर शुरू हुआ तो आयनिक बॉन्ड्स बन रहे हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो रही है, प्रोटीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर फोल्ड से फोल्ड होता चला जा रहा है, ठीक है। फिर फोर टाइप की जो जो फोर्थ नंबर पे लिंकेज आता है आर ग्रुप का, हम दो पढ़ चुके हैं। हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि आर ग्रुप्स जो हैं वो आयनिक बॉन्डिंग करते हैं। फिर हमने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देख लिया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। बच्चों, ये वो बॉन्ड्स हैं जो सिर्फ एक ही किस्म का अमाइनो एसिड बनाता है, और वो है सिस्टीन। सिस्टीन एक ओनली अमाइनो एसिड है बच्चों, ये ओनली अमाइनो एसिड है जिसके पास सल्फर ग्रुप होता है। ये देखो SH, ये आप इसकी साइड, ये देखो, ये इसका अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये इसकी पूरी साइड चेन सिस्टीन की। ये सिस्टीन की क्या है? साइड चेन, और इसके अंदर सल्फर होता है। सिस्टीन को हम सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी कहते हैं। तो जब भी सिस्टीन आपको आपस में नजर आएंगे ना पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, तो ये देखो, ये एक सिस्टीन है, इसने ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, इनके दोनों सल्फर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अगर यहाँ पर एक सिस्टीन है, यहाँ पर ये देखो, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, दो सल्फर्स का बॉन्ड बन गया। तो इसे ये कब बनता है? दो जब सिस्टीन मॉलिक्यूल्स क्लोज विसिनिटी में होते हैं, जब एक इर्द गिर्द करीब में ढेर सारे सिस्टीन मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेंगे। तो ये एक फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्ड है जो टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। तो देखो बच्चों, ये कितनी ब्यूटीफुल आपको टर्शरी स्ट्रक्चर की जो है ना वो डायग्राम मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। और ये बहुत ढूंढने से मिलती हैं बच्चों ये चीजें। आप लोगों का दौर तो बहुत अच्छा दौर है, मैं तो कहती हूँ अब तो स्टडी करना बहुत आसान हो गया, आपको मल्टीपल वैरायटी नॉलेज की मिल जाती है। हमारे टाइम पे तो चीजें इतनी टफ होती थी कि जो चीज बुक के अंदर होती थी उसमें से ही समझना पड़ता था। अगर नहीं समझ आ रही है तो टीचर या सर की मिन्नतें करनी पड़ती थी कि सर इसे समझा दें। लेकिन अब सोशल मीडिया का जब से दौर है और गूगल की एक्सेस है, तो आपको मिलियंस ऑफ इमेजेस मिल जाती हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो इमेज पेस्ट करूं बच्चों जो कि समझ आने वाली हो, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। बहुत सी ऐसी चीजें डायग्राम्स होती हैं जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, वो डायग्राम होती है लेकिन उसे देखकर समझ नहीं आता। तो मेरी कोशिश होती है कि बेसिक लेवल के बच्चे हो आप लोग, तो इसलिए आप लोगों को ऐसी चीज दिखाऊं जो कि आपको फौरन समझ आ जाए। तो देखो, ये टर्शरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। ये देखो कैसे ये आपको अल्फा हेलिसेस हैं और ये बीटा शीट्स हैं, ये कैसे आपस में ना फोल्ड हो रही हैं। और ये देखो
इस तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है, ऐसे देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं, इस तरफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस दिखाई हुई हैं, ये देखो ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स जब आपस में इन बॉन्ड्स के थ्रू फोल्ड होती हैं तो वो क्या बना देती हैं हमारे पास, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो अब समझ आई, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ, ठीक है। और टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको मल्टीपल टाइप ऑफ बॉन्ड्स मिलेंगे जो कि आर ग्रुप्स बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो आई होप कि बच्चों आपको टर्शरी स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब हम जो लास्ट लेवल ऑफ फोल्डिंग है वो है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। कि क्वाटनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अच्छा बच्चों जब हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन आ जाता है ना, तो जो कुछ टर्शरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स होते हैं ना वो आपस में मल्टीपल प्रोटीन्स भी मिलकर एक बड़ी प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी प्रोटीन। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉल्ड सब यूनिट। सब यूनिट क्या है कि मतलब 1 to 2 प्रोटीन्स हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ी प्रोटीन बना रही हैं। अभी तक हमने जितना केस देखा वो एक प्रोटीन थी जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो अपने ऊपर ही फोल्ड करी है। पहले वो प्राइमरी से सेकेंडरी बनी, फिर सेकेंडरी से वो टर्शरी बन गई। लेकिन अब जब एक पूरी प्रोटीन दूसरी प्रोटीन के साथ मिलकर दोनों मिलकर एक नई प्रोटीन बना रहे हैं तो वो क्या है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। इसलिए हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या यूज लव करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, सब यूनिट्स का, टू फॉर्म अ लार्जर एंड फंक्शनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब क्वाटनरी स्ट्रक्चर के केस में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और समटाइम डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। अब आप ये देखो, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो, ये आपको एक पूरा एक अलग प्रोटीन है, सब यूनिट है, ये एक अलग सब यूनिट है, ये एक अलग सब यूनिट है, ये अलग, 4 सब यूनिट्स। कितने सब यूनिट्स बच्चों, 4 सब यूनिट्स, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स मिलकर ये एक नया हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बना रही है। और अगर आप इसको इनसाइड देखना चाहो, ये देखो, ये सब यूनिट 1 है, ये सब यूनिट 2 है, और इस सब यूनिट के अंदर ये देखो, ये यूनिट भी तो जाहिर बात है एक क्वाटनरी स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर भी होगा, उसके अंदर अल्फा हेलिसेस बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होगा। तो देखो इस तरह से ये कितनी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है इस डायग्राम के अंदर, कि देखो आपको उसने अल्फा बीटा शीट्स भी दिखाएंगे कि इस तरह से ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक पूरा टर्शरी स्ट्रक्चर है, और 2-3 प्रोटीन्स जो हैं सब यूनिट्स हैं वो मिलकर फिर एक पूरी फुल ऑन क्या बना रही है, एक न्यू प्रोटीन बना रही है। तो जिसमें हमारे पास क्या आती है, हीमोग्लोबिन, और फॉर एग्जांपल कोलेजन, उसके अंदर भी 3 सब यूनिट्स होते हैं। तो अगर पेपर में ये एमसीक्यूज आता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, टर्शरी प्रोटीन है, कोलेजन टर्शरी प्रोटीन है या क्वाटनरी प्रोटीन है, तो आप क्या कहेंगे, क्वाटनरी प्रोटीन है, क्योंकि इसके अंदर कौन से होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये देखो, मैंने कोलेजन की भी बच्चों आपको दिखाई दी है कि ये देखो, ये ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, लेनिन है, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से ये किस में फोल्ड हुई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। देखो हेलिक्स विथ 3 अमीनो एसिड्स पर टर्न, ये अब आप देख रहे हो, ये एक चेन थी ब्लू कलर की, ये ऐसे 3 चेन्स, ये 3 चेन्स जो हैं ये आपस में क्या हुई हुई है, फोल्ड हुई हुई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बना दिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बना दिया, सेकेंडरी। सॉरी बच्चों, मैं ना असल में सर्दी बहुत है ना, लिखा नहीं जाता, तो मैं इसको थोड़ा सा ना नीट करके लिख देती हूँ। ये क्या है, सेकेंडरी, ये क्या है, प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी आया, अब ये सेकेंडरी जो ये देखो, ये एक प्रोटीन है, ये ऐसे, अब ये आपस में मजीद फोल्ड करेंगी और ये क्या बना देंगी, टर्शरी और फिर क्वाटनरी प्रोटीन्स, ठीक है। और इसी तरह ये देखो, अगर आप कोलेजन फाइब्रिल्स माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये देखो आपको ये रेड कलर के कोलेजन के माइक्रोफाइब्रिल्स सेल की सेल वॉल के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। आपको स्किन सेल्स के अंदर भी ये नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये एक क्वाटनरी प्रोटीन है, ठीक है। मल्टीपल सब यूनिट्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक न्यू प्रोटीन बनाते हैं। तो बच्चों ये है उसकी समरी, ठीक है। आप ये देख लो कि किस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास जो एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन थी अमीनो एसिड की, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, फिर वो मजीद फोल्ड होकर टर्शरी स्ट्रक्चर बना, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो दो तीन टर्शरी स्ट्रक्चर्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद बच्चों अब हमारा जो लेक्चर है वो खत्म हो गया, ये आ गई कंक्लूजन, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है, समरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको पेपर से पहले बहुत ज्यादा हेल्प करेगी चीजें रिवाइज करने में और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने में, ठीक है। तो देख लो कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें हमारे पास अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स होती हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको
होल पॉलीपेप्टाइड मिलता है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सब यूनिट्स। ठीक है, आपको फोल्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कोई फोल्डिंग नजर नहीं आएगी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको लोकल फोल्डिंग नजर आएगी, मतलब प्रोटीन की जो चेन है वो अपने अंदर ही फोल्डिंग कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको ग्लोबल इरेगुलर फोल्डिंग नजर आएगी। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में इंटरचेंज, मतलब मल्टीपल चेन्स आपस में फोल्ड हो रही होती हैं। ठीक है, और फोल्डिंग आपको कौन सी है, सिर्फ बैकबोन के अंदर, इसमें भी सिर्फ बैकबोन के अंदर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में फिर क्या हो जाता है, बैकबोन के साथ साथ आर ग्रुप्स भी बॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो साइड चेन्स हैं डिफरेंट चेन्स की, वो भी आपस में बॉन्डिंग करना शुरू कर देती हैं। एक ये वाला पॉइंट बच्चों बैकबोन वाला, एक ये प्राइमरी बॉन्ड, और एक ये जो डेफिनेशन है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जेन में रखना कि क्या क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको बच्चों सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड नजर आएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पेप्टाइड बॉन्ड नजर आएंगे, और टर्शियरी स्ट्रक्चर में फिर आयनिक बॉन्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अदर किस्म की हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको फिर नॉन कोवेलेंट फोर्सेस भी मिलना शुरू हो जाती हैं। और क्लासिकल एग्जांपल में अगर बात करूं प्राइमरी स्ट्रक्चर की, क्या है, सिंपल इंसुलिन। इंसुलिन एक सिंपल सा हार्मोन है और ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको अल्फा हेलिक्स फॉर एग्जांपल इन कैरेटिन। टर्शरी स्ट्रक्चर में आपके पास मायोग्लोबिन की एग्जांपल है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन एंड कोलेजन की एग्जांपल है। ठीक है, तो आई होप बच्चों के आपको ये स्ट्रक्चरल हायरार्की जो है प्रोटीन्स की, कि हम स्ट्रक्चर की बेस पे किस तरह प्रोटीन्स फोल्ड हुए हुए हैं प्राइमरी से लेके क्वाटरनरी तक, ये समझ आ गई होगी। हम इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 21, वी आर गोइंग टू लर्न ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। ये बहुत छोटा सा एक लेक्चर होगा, वैसे मैं इसे इसमें इंक्लूड करना चाह रही थी, लेकिन लेक्चर ना बहुत लंबा हो गया, तो बच्चे फिर बहुत घबरा जाते हैं कि यार इतना लंबा लेक्चर हो गया। तो इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया था, कि उसमें हम देखेंगे कि ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होती हैं, किस तरह से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बच्चों स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बहुत सारा खुश रहो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बच्चों वो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। I would love to clear it for all.